आप सभी को पता है कि जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन केवल एसेक्सुअल मेथड से होता है, मेनली बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो काफी लिमिटेड है, बाइनरी फिशन के द्वारा ही इसमें रिप्रोडक्शन होगा। कुछ बैक्टीरिया जैसे मैंने एक्टिनोमाइसीट्स के बारे में बताया था, ये एक्टिनोमाइसीट्स इसमें कोनिडिया के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं और कुछ बैक्टीरिया में बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड कंप्लीटली एब्सेंट होता है, केवल एसेक्सुअल मेथड इसमें जो है प्रेजेंट होता है और सेक्सुअल मेथड इनमें जो है कंप्लीटली एब्सेंट होता है। ग्रोथ देखें तो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का जो मेन मतलब होता है दैट इज रेफर्स टू द बैक्टीरियल ग्रोथ। तो बैक्टीरियल ग्रोथ में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन बैक्टीरियल नंबर। अगर हम ग्रोथ की बात करें बैक्टीरिया में तो ग्रोथ में हम साइज में वृद्धि के बारे में बात नहीं करते हैं कि बैक्टीरिया का साइज कितना बड़ा हो गया। हम ग्रोथ के अगर हम बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं तो ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल्स ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक, तो बैक्टीरिया का ग्रोथ उसके साइज में वृद्धि से हम उसको नहीं आंकते हैं, बल्कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को उसमें नंबर ऑफ सेल डिवीजन कितना हुआ, उनकी संख्या कितनी बढ़ी, इससे हम लोग उसके ग्रोथ को नापते हैं। बैक्टीरिया में जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली बाइनरी फिशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें से कि एक बैक्टीरिया की सेल एमाइटोटिकली 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। आप ये देखिए, ये बाइनरी फिशन जिसमें कि एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया सिंपल सेल डिवीजन के द्वारा कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है। कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है कि बडिंग के द्वारा जो है रिप्रोडक्शन होता है। बडिंग में क्या होता है कि ये देखिए पेरेंट सेल है, इसमें एक आउटग्रोथ डेवलप हुई, ठीक है, आउटग्रोथ डेवलप हुई और वो जो आउटग्रोथ होती है वो साइज में बड़ी होती चली जाती है। ये जो आउटग्रोथ है ये साइज में बढ़ती चली गई, ये देखिए और बड़ी होती चली गई और फाइनली ये टूट के अलग हो जाती है पेरेंट सेल से। तो ये जो आउटग्रोथ डेवलप होती है, इस आउटग्रोथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, बड बोलते हैं। ये क्या है, बड। और ये बड साइज में बड़ी होती चली जाती है। इस बड के अंदर पेरेंट सेल का एक न्यूक्लियस ट्रांसफर होता है, प्रोटोप्लाज्म ट्रांसफर होता है और ये जो सेल जो है पिंच ऑफ हो जाती है। पिंच ऑफ मतलब जैसे बुलबुला अलग होता है वैसे ही ये टूट करके अलग हो जाती है। और ये कब अलग होती है, जब इसका साइज लगभग पेरेंट सेल के बराबर होता है। तो इस तरीके से ये जो डॉटर सेल होती है फिर बडिंग करने लगती है। तो ये प्रोसेस रिपीट होता चला जाता है, ठीक है। बाइनरी फिशन में सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, उसके बाद 1 से 2 सेल बनती हैं। और बडिंग में सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि सेल पिंच ऑफ हो जाती है। पिंच ऑफ का मतलब जैसे आप आटा गूंथते हैं और आटा गूंथने से एक लोई निकालते हैं ना, लोई को पिंच ऑफ कर लेते हैं रोटी बनाने के लिए, वैसे ही इसमें जो डॉटर सेल होती है पेरेंट सेल से पिंच ऑफ होकर अलग होती है। तीसरा जो मेथड होता है बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का, दैट इज फाउंड इन एक्टिनोमाइसीट्स। जब हमने एक्टिनोमाइसीट्स पढ़ाया था तो उसमें ये आपको बताया था कि इसमें कोनिडियोफोर्स होते हैं और कोनिडियोफोर्स जो है चेन ऑफ कोनिडिया बियर करते हैं अपने साथ। जो है कोनिडिया की पूरी एक चेन है, आप देख सकते हैं पूरी कोनिडिया की एक चेन चली जा रही है और ये जो है जो चेन बनती है, ये इनके जो फिलामेंट होते हैं, फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं एक्टिनोमाइसीट्स, इनके फिलामेंट के टिप पर बनता है। तो ये 3 कॉमन मेथड हैं बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के। अब आते हैं बैक्टीरिया में सेल डिवीजन या बाइनरी फिशन किस तरीके से होता है। ठीक, ये डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नंबर 1 क्या है, दिस इज द पेरेंट सेल। ठीक, सेल डिवीजन से पहले तो पेरेंट सेल में नॉर्मल सेल वॉल, कैप्सूल, एक प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जब सेल डिवीजन होने लगता है, दिस इज द ए, जब सेल डिवीजन होने लगता है तो उस केस में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होती है वो धीरे धीरे अपना साइज बड़ा करती है।
पेरेंट सेल इंक्रीजेज इन साइज, सब साइज बड़ा होगा, सेल वॉल भी बड़ा होगा, उसके प्रोटोप्लाज्म भी बड़ा होगा, ओवरऑल सेल वॉल्यूम बड़ा होगा, और सेल के सेंटर में सबसे पहले एक नॉच डेवलप हो जाता है, और इसी नॉच, ये नॉच जो है सेंटर की तरफ ग्रो कर रहा है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो करने लगता है। ठीक है, इसी दौरान क्या होता है कि ये देखिए, ये जो दो नॉच है और ये जो रेड कलर का ये क्रोमोजोम है, इसमें देखिए जो क्रोमोजोम है एक नॉच से, कि नॉच के एक किनारे अटैच है, और इस क्रोमोजोम में रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है ना। एक क्रोमोजोम पिंक कलर का, जो डॉटर क्रोमोजोम बन रहा है वो ब्लू कलर का। ये क्या हो रहा है, सेल जैसे साइज में ग्रो करती है वैसे ही सेंटर में एक नॉच डेवलप होता है, फिर इसका जो क्रोमोजोम होता है वो एक से दो क्रोमोजोम में डिवाइड होता है, यानी डुप्लीकेट हो जाता है और मेम्ब्रेन पर अटैच हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर एक से दो क्रोमोजोम हो गए और दोनों क्रोमोजोम अलग अलग सेल्स में चले गए। इसी दौरान ये जो नॉच था ये साइज में बड़ा होने लगता है, ऊपर से नीचे की और नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक, ये भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और ये नॉच ग्रो करते करते, ये नॉच क्या है वास्तव में, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द सेल वॉल, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल का एक्सटेंशन हो रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेज में देखेंगे कि अल्टीमेटली ये जो दोनों नॉच थे, ये नॉच आपस में जुड़ जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेज में ये नॉच जुड़ गए, और जुड़ने से क्या होता है कि इनका सेल वॉल बीच में बन गया, डेवलप हो गया, और सेल वॉल के साथ साथ इनके चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है। कैसे डिवाइड होती है, बीच में एक नई सेल वॉल बन गई। और नई सेल वॉल कब बनती है, नई सेल वॉल तब बनती है जब डॉटर क्रोमोजोम्स, यानी जो पेरेंटल क्रोमोजोम है वो दो डॉटर क्रोमोजोम में डिवाइड हो जाए, प्लस जो पेरेंटल साइटोप्लाज्म है वो भी दो अलग अलग डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए। जब क्रोमोजोम डिवाइड हो गए, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गए, अब जो है ये जो सेल वॉल है वो ऊपर से नीचे ग्रो करता है, और सेल वॉल ही पेरेंट सेल को दो डॉटर सेल में डिवाइड कर देता है। फाइनली क्या होता है कि इन दोनों के बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, यानी जो सेल वॉल थी, सेल वॉल के अगल बगल दोनों, और ये जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, नई प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सिंथेसाइज हो जाती है और कंप्लीटली सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। जनरली जो डॉटर सेल्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज में क्या होता है कि ये जो डॉटर सेल्स हैं कुछ जेनरेशन तक एक दूसरे के साथ अटैच ही रहते हैं, यानी एक चेन ऑफ सेल्स बनती चली जाती है। ठीक, तो इस तरीके से बाइनरी फिशन के द्वारा जनरली जो बैक्टीरिया में जो सेल डिवीजन होता है वो बाइनरी फिशन के द्वारा सेल डिवीजन होता है, और इसी के द्वारा सेल की संख्या बढ़ती चली जाती है, और सेल की संख्या के बढ़ने को ही हम बैक्टीरियल ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ का मतलब आकार में बड़ा नहीं होना। अगर हम ह्यूमन बींग्स या प्लांट्स के ग्रोथ के बारे में बात करें तो ग्रोथ में क्या होता है कि छोटा बच्चा होगा, फिर उससे बड़ा होगा तो एडोलसेंट स्टेज में आएगा, फिर एडल्ट स्टेज में आएगा, फिर जो है ओल्ड एज में आएगा, तो दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। तो ये जो ग्रोथ स्टेज है ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं, खासतौर पे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि यंग वन से लेकर के ओल्ड वन तक का जो लाइफ साइकिल होता है दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। लेकिन बैक्टीरिया के केस में हम ग्रोथ किसको कहते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल्स इन ए कॉलोनी और इन ए कल्चर और इन ए मीडियम। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा अंतर है ग्रोथ के कॉन्सेप्ट में बैक्टीरिया में और बाकी अदर ऑर्गेनिज्म में। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम क्या होता है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए सेल टू डिवाइड इज कॉल्ड जनरेशन टाइम। बैक्टीरिया की एक सेल को डिवाइड होने में जितना टाइम लगता है उसको हम जनरेशन टाइम कहते हैं। अथवा दूसरे शब्दों में कि बैक्टीरिया में कोई, अब जनरली इंडिविजुअल बैक्टीरिया तो डिवाइड करता नहीं है, बैक्टीरिया एक ग्रुप में रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलोनी, है ना। बैक्टीरिया एक ग्रुप में रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलोनी, या बैक्टीरिया की एक पॉपुलेशन होती है। तो जितनी देर में बैक्टीरिया की पॉपुलेशन डबल हो जाती है उसको हम लोग जो है जनरेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, कितनी देर में बैक्टीरिया की कॉलोनी डबल हो गई या बैक्टीरिया का पॉपुलेशन डबल हो गया
या एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया, जितनी देर में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग जनरेशन टाइम बोलते हैं। ये अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग होता है। प्लस अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी जो है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, न्यूट्रिएंट है, तो इस अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी जनरेशन टाइम वेरी कर सकता है, बदल सकता है। फॉर एग्जांपल ई कोलाई का जो जनरेशन टाइम है वो बैसिलस सबटिलिस से अलग होगा। बैसिलस सबटिलिस का जनरेशन टाइम राइजोबियम से अलग होगा। राइजोबियम का जनरेशन टाइम माइकोबैक्टीरिया से अलग होगा। प्लस ये किस इन्वायरमेंटल कंडीशन में, आगे के टॉपिक में। तो आते हैं हम लोग जनरेशन टाइम पर। जनरेशन टाइम में हमने आपको बताया कि जनरेशन टाइम का मतलब ये होता है कि एक बैक्टीरिया 2 में कितने टाइम में, कितने समय में डिवाइड होता है, या बैक्टीरियल पॉपुलेशन कितने टाइम में दुगना हो जाती है, डबल हो जाती है, या कोई बैक्टीरियल कॉलोनी कितने टाइम में डबल हो जाती है। जनरली जो बैक्टीरिया का जो जनरेशन टाइम होता है 1 to 3 आवर्स होता है। 1 से 3 घंटे में जनरली जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या डबल हो जाती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको 24 घंटे या और ज्यादा टाइम भी लगता है। ठीक, अगर हम बैक्टीरिया का जो सेल डिवीजन है, यानी जो बाइनरी फिशन है, ये कंटिन्यूअसली होते जाने दें, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर उसके ऊपर इन्वॉल्व ना हो, और ऑल ग्रोथ कंडीशंस आर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और सेल डिवीजन ऑफ द बैक्टीरिया, तो हम देखेंगे कि बहुत अधिक संख्या में ये बैक्टीरिया जो है प्रोड्यूस हो सकते हैं। आप अगर देखें तो ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई सबसे कॉमन बैक्टीरिया, इसका जो डबलिंग टाइम है या जो जनरेशन टाइम है वो 20 मिनट्स है। यानी हर 20 मिनट में एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी बाइनरी फिशन के द्वारा ई कोलाई 20 मिनट के अंदर 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 20 जनरेशन के बाद, यानी फर्स्ट जनरेशन में 1 से 2, 20 जनरेशन में एक सेल से 1 मिलियन से भी ज्यादा सेल्स बन जाएंगे। आप सोच लीजिए, यानी कि फर्स्ट जनरेशन का मतलब एक बैक्टीरिया 2 में डिवाइड हुआ, सेकेंड जनरेशन का मतलब 2 से 4 में डिवाइड हुआ, फिर थर्ड जनरेशन 4 से 8 में डिवाइड हुआ। तो अगर ये प्रोसेस करते रहे लगातार और इन्वायरमेंटल कंडीशन, ग्रोथ कंडीशन सुटेबल बनी रहे, तो जस्ट 20 जनरेशन में इनके सेल्स की संख्या 1 मिलियन से भी ज्यादा हो जाएगी, और इसको केवल लेस देन 7 आवर्स टाइम लगेगा। 7 घंटे से भी कम समय में बैक्टीरिया की जो पूरी पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से ऊपर हो जाएगी। ठीक, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो जनरेशन टाइम होता है बैक्टीरियल ग्रोथ को नापने के लिए हम लोग लॉग स्केल पर जो है बैक्टीरिया के ग्रोथ को नापते हैं, है ना। लॉग में उसकी वैल्यू कन्वर्ट करते हैं सेल्स की, और उससे हम लोग जो है ग्राफ प्लॉट करके बैक्टीरियल ग्रोथ को हम लोग मेजर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व क्या होता है? तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग जो है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को प्लॉट करते हैं। ठीक है, और जनरली जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता है, किसी बैक्टीरिया के कल्चर का हम लोग ग्रोथ कर्व प्लॉट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं इनमें बाइनरी फिशन के द्वारा ग्रोथ होती है, और उसका अगर हम प्लॉट लें, प्लॉट किसके लिए, एक एक्स एक्सिस पर हम जो है टाइम को प्लॉट करें, और वाई एक्सिस पर अगर हम जो नंबर ऑफ द लिविंग सेल्स हैं उसका अगर लॉग लें, उसकी वैल्यू को हम अगर लॉग में कन्वर्ट करें, उसको हम अगर प्लॉट करें, तो हम देखेंगे कि हमें बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व प्लॉट बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व प्राप्त होता है। ठीक, तो एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर जो नंबर ऑफ द लिविंग सेल्स, कितनी संख्या है लिविंग सेल्स की, उसका लॉग वैल्यू, उसको हम लोग जो है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व पे प्लॉट करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें बैक्टीरिया के ग्रोथ कर्व में 4 डिस्टिंक्ट फेजेस मिलते हैं। कितने फेज मिलते हैं? 4 फेजेस मिलते हैं। लैग फेज, दूसरा एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज, तीसरा स्टेशनरी फेज, और चौथा होता है डेथ फेज। तो ये 4 फेजेस हमें बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में मिलते हैं। जो लैग फेज है, कहां से कहां तक है? ये लैग फेज है। जो एक्सपोनेंशियल फेज है, एक्सपोनेंशियल फेज कहां से शुरू हो रहा है? यहां से शुरू हो रहा है, और यहां तक ये पूरा का पूरा जो है ये एक्सपोनेंशियल फेज है।
दिस वन इज द लैग फेज, ये आपको स्टेशनरी फेज दिख ही रहा है, और ये जो है स्ट्रक्चर है यहां से लेके यहां तक का, दैट इज द डेथ फेज। ठीक, तो ये अलग अलग 4 जो है बैक्टीरियल ग्रोथ करके हमें फेजेस मिलते हैं। अब आते हैं एक एक फेज को। तो सबसे पहले आता है लैग फेज। लैग मतलब पिछड़ा हुआ, पीछे जो छूट जाता है, जो स्लो होता है, उसको बोलते हैं लैगिंग, मिसिंग। लैग फेज में क्या होता है कि जब हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी फ्रेश कल्चर में इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई हमने फ्रेश कल्चर मीडियम तैयार किया और उसमें जो हमारा पुराना कल्चर है जिसमें से बैक्टीरिया, उसको हम इनोकुलेट करते हैं, तो हम देखेंगे कि बैक्टीरिया जो है अचानक से ये ग्रो नहीं करते हैं। कुछ देर तक इनमें जो ग्रोथ की जो रेट होता है, ग्रोथ यानी नंबर ऑफ द सेल डिवीजन का फॉर्मेशन, वो स्लो होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लैग फेज। हाउएवर, जो द सेल्स इन द कल्चर आर सिंथेसाइजिंग न्यू फेज, लेकिन जो आपने नए जो बैक्टीरिया आपने कल्चर मीडियम में डाले, ये क्या करते हैं कि पहले अपने सेल डिवीजन की प्रिपरेशन करते हैं। जब नए मीडियम में आए बैक्टीरिया तो सेल डिवीजन की प्रिपरेशन करेंगे। तो सेल डिवीजन के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो इन्हें अपना साइज बढ़ाना पड़ता है। साइज तब बढ़ाएंगे जब इन्हें सफिशिएंट न्यूट्रिएंट मिलेगा, प्लस इन्हें अपना सेल वॉल की सिंथेसिस करनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस करनी है, इनको अपने साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस करनी है, नई सिंथेसिस करनी है। क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा सिंथेसिस होगी वही डॉटर सेल में जाएगी, प्लस इनको अपना डीएनए भी रेप्लिकेट करना होता है। तो जो डीएनए रेप्लिकेट करेंगे तो जो डॉटर सेल बनेगी उसी में तो नया डीएनए जाएगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम्स चाहिए। सारे प्रोसेस के लिए इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लस एंजाइम्स चाहिए। न्यूट्रिएंट इन्हें मीडियम से मिलता है और ग्रोथ के लिए जो एंजाइम है इन्हें खुद सिंथेसिस करनी पड़ती है। तो इस वजह से शुरू में जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है वो बड़ा स्लो होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लैग फेज, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया सिंथेसिस शुरू करता है, सेल डिवीजन की तैयारी शुरू करता है। ठीक है ना, यानी कि नया डीएनए रेप्लिकेट करेगा, एंजाइम्स बनाएगा, एटीपी सिंथेसिस करेगा, क्योंकि हर एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है एटीपी पे डिपेंडेंट होती है। प्लस नए नए राइबोसोम्स बनाएगा, साइटोप्लाज्म के लिए एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म बनाएगा। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है। तो आप ये देखिए, जो टाइम के हिसाब से जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो बहुत कम है, यानी बहुत स्लो ग्रोथ हुआ। दैट इज कॉल्ड लैग फेज। फिर आता है लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। ये देखिए, ये जो फेज जा रहा है यहां से, जो एक्सपोनेंशियल फेज या लॉग फेज होता है, इसमें बैक्टीरिया मैक्सिमम रेट से सेल डिवीजन करता है। बैक्टीरिया क्या करता है? मैक्सिमम रेट से सेल डिवीजन करता है। क्यों? क्योंकि जो भी नेसेसरी एंजाइम्स थे इसने सिंथेसाइज कर लिए हैं ग्रोथ के लिए। जो मैक्सिमम पॉसिबल ग्रोथ किसी बैक्टीरिया में जो हो सकती है, उस ग्रोथ फेज को ये बैक्टीरिया लॉग फेज में अटेन करता है। और इसका जो ग्रोथ होता है वो जियोमेट्रिकल फॉर्मेशन में होता है, यानी 2 से 4, 4 से 8, ये जो मैंने आपको बताया, दैट इज कॉल्ड द जियोमेट्रिकल ग्रोथ फॉर्म। और ये फेज कब तक चलता रहेगा? जब तक कि उसमें सफिशिएंट न्यूट्रिएंट, जिस कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है उसमें सफिशिएंट अमाउंट में जब तक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, तब तक ये बैक्टीरिया कंटिन्यूअसली एक्सपोनेंशियल फेज में जो है ग्रो करता रहेगा। ठीक, जनरली जब हम बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल स्टडी करते हैं बैक्टीरिया की, या बैक्टीरिया का जब हम नया कल्चर लेते हैं, यानी एक कल्चर से हमें दूसरा कल्चर तैयार करना है, उस केस में हम कोशिश यही करते हैं कि हम नया कल्चर तभी लें जब बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज ग्रोथ में हो। या अगर हमें बैक्टीरिया का कोई बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तब भी हम कोशिश यही करते हैं कि जो बैक्टीरिया हम लें अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, वो बैक्टीरिया तब लें जब वो अपने ग्रोथ के लॉग फेज में हो। ठीक, लॉग फेज को ही हम बैलेंस्ड ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड ग्रोथ बोलते हैं, क्योंकि इसमें
जो सेल डिवीजन होता है या जो सेलुलर कंस्टिट्यूएंट्स यानी जैसे एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, जो लिपिड सिंथेसिस है, इनके सिंथेसिस का जो रेट होता है वो फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल कई बैक्टीरिया हमें एंजाइम के लिए यूज करते हैं, बैक्टीरिया कई तरह के एंजाइम्स बनाते हैं, कई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को हम जो है क्या करते हैं तभी अचीव करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को प्राप्त करने के लिए हम बैक्टीरिया को क्या करते हैं कि बैक्टीरिया अपने लॉग फेज के ग्रोथ में आ जाए, क्योंकि उसी फेज में बैक्टीरिया एक बैलेंस्ड ग्रोथ करता है। ठीक, कई बार क्या होता है कि बैक्टीरिया में कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से या न्यूट्रिएंट लेवल चेंज करने से अनबैलेंस ग्रोथ की कंडीशन आ जाती है। तो जो अनबैलेंस ग्रोथ की कंडीशन आती है, इसमें क्या होता है कि जो सेल सिंथेसिस कंपोनेंट होते हैं, जो रेट होता है सेल सिंथेसिस का, सेल कंपोनेंट के सिंथेसिस का, वो रेट चेंज हो जाता है, बैलेंस नहीं रहता है, यानी कम ज्यादा या ज्यादा कम, ज्यादा से कम हो सकता है या कम से जो पहले रेट चल रहा है उससे बढ़ भी सकता है और अथवा उससे कम हो सकता है। तो दो तरह के जो है एक्सपेरिमेंट हम देख सकते हैं इसमें अनबैलेंस ग्रोथ में। एक शिफ्ट अप एक्सपेरिमेंट होता है और दूसरा शिफ्ट डाउन एक्सपेरिमेंट होता है। शिफ्ट अप एक्सपेरिमेंट कब होता है, एक्सपीरियंस कब होता है बैक्टीरिया के ग्रोथ में? शिफ्ट अप कंडीशन तब आती है जब व्हेन अ कल्चर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम न्यूट्रिशनली पुअर मीडियम टू अ रिच वन, यानी कि जब न्यूट्रिशनली पुअर मीडियम है उससे अगर हम बैक्टीरिया को किसी रिच मीडियम में ट्रांसफर करते हैं तो ग्रोथ में हमें शिफ्ट अप दिखाई देती है, यानी पहले से ग्रोथ और तेज हो जाती है। शिफ्ट डाउन कब होती है? जब हम बैक्टीरिया जिस ग्रोथ में, जिस स्टेज में ग्रो कर रहा है, यानी जिस एक्सपोनेंशियल फोज में ग्रो कर रहा है, उसमें से हम कुछ बैक्टीरिया निकाल के न्यूट्रिएंट पुअर मीडियम में अगर हम डाल लेते हैं तो फिर बैक्टीरिया के ग्रोथ में हमें कमी दिखाई देती है, बैक्टीरियल ग्रोथ स्लो हो जाता है। तो इस तरह की ग्रोथ को हम लोग अनबैलेंस्ड ग्रोथ कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है स्टेशनरी फेज। थर्ड फेज इज द स्टेशनरी फेज। जब हम किसी बैक्टीरिया को किसी क्लोज्ड सिस्टम में ग्रो करते हैं, किस सिस्टम में? क्लोज्ड सिस्टम का मतलब कि इनिशियल न्यूट्रिएंट की मात्रा फिक्स है, उसमें हम ना न्यूट्रिएंट ऐड कर रहे हैं ना उसमें से कुछ निकाल रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। फॉर एग्जांपल बैच कल्चर, जब हम कल्चर सिस्टम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे बैच कल्चर क्या होता है। तो जब हम किसी बैक्टीरिया को क्लोज सिस्टम में ग्रो करते हैं तो जो एक्सपोनेंशियल फेज है, एक्सपोनेंशियल फेज एक लिमिट तक बढ़ती है, उसके बाद ये जो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है एक्सपोनेंशियल फेज में आने के बाद, एक लिमिट के बाद वो ग्रोथ रुक जाती है। अब नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ते हैं, आप ये देख रहे हैं ना, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। यहां पहुंचने के बाद, यानी इस स्टेज पर आने के बाद नंबर ऑफ सेल्स जो है अब बढ़ना बंद हो गया। हालांकि नंबर ऑफ सेल्स, नए बैक्टीरिया सेल डिवीजन तो करता जा रहा है, लेकिन बैक्टीरिया की संख्या बढ़ना बंद हो गई। सेल डिवीजन हो रहा है लेकिन बैक्टीरिया की संख्या बढ़ना बंद हो गई, बैक्टीरिया की संख्या फिक्स हो गई, फ्लैट। यहाँ पे आप देखेंगे कर्व जो है फ्लैट हो गया है ना। स्टेशनरी फेज पर जो कर्व आ रहा था वो कर्व हमारा फ्लैट हो गया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि स्टेशनरी फेज पर जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइवल मोड में आ जाता है। सर्वाइवल मोड का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ सेल्स जितनी बन रही हैं उतनी ही संख्या में बैक्टीरिया का डेथ हो रहा है, अथवा बैक्टीरिया की जो सेल है अब वो फर्दर डिवाइड नहीं कर पा रही। नंबर ऑफ सेल्स कब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ना बंद कब हो जाएगा? जब जितनी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है अब वो फिक्स हो गई, उससे पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है ना उससे पॉपुलेशन घट रही है, यानी कि वो स्टेज आ गई जब नंबर ऑफ द सेल डिवीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल डेथ, या अब सेल में डिवीजन करने की कैपेसिटी नहीं बची, सेल्स एग्जॉस्ट हो रही हैं। तब क्या होगा? स्टेशनरी फेज आ जाएगा। अब स्टेशनरी फेज कई वजह से आता है कि द डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट इज ड्यू टू द डिप्लीटेड न्यूट्रिएंट्स। जो उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट था कल्चर मीडियम में वो अब खत्म हो गया, बैक्टीरिया ने सब यूज कर डाला, अथवा जो मीडियम था उसमें
अगर ऑक्सी बैक्टीरिया है तो अगर उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन लिमिटेड होता है किसी क्लोज सिस्टम में, तो ऑक्सीजन खत्म हो सकता है। प्लस एक्सक्रीशन ऑफ द ऑर्गेनिक गैसेस, बैक्टीरिया वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट करते हैं मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप। तो जब लगातार इसमें तेज ग्रोथ होती रहेगी तो जिस हिसाब से ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेंगे उसी हिसाब से ये एक्सक्रीट भी करेंगे। तो वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो बैक्टीरिया का होगा वो मीडियम में एक्यूमुलेट होने लगेगा, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हमेशा टॉक्सिक होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। तो जब वो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने लगेंगे कल्चर में, उसके मीडियम में, तो बैक्टीरिया का ग्रोथ वो इनहिबिट करेंगे, उसके ग्रोथ को रोकना शुरू करेंगे। और नतीजा क्या होता है कि जो बैक्टीरियल डेंसिटी है, जो नंबर ऑफ द बैक्टीरियल सेल यहाँ पर है, वो यहाँ पर भी आपको मिलेगा। यानी देखिए टाइम तो बढ़ रहा है, यहाँ पर टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन नंबर ऑफ द सेल्स फिक्स हो गए। जितनी संख्या यहाँ पे है उतनी ही संख्या यहाँ पे है। मान लीजिए कि दिस इज द 10 मिनट्स और दिस इज द 30 मिनट्स, तो 10 से 30 मिनट में नंबर ऑफ सेल्स उतनी की उतनी ही रह गई, बढ़ी ही नहीं। दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज। यानी यहाँ पर जो कर्व है बैक्टीरिया के ग्रोथ का वो फ्लैट हो गया, फ्लैटेंड कर्व हमें प्राप्त होता है। ठीक? जो फोर्थ स्टेज है दैट इज कॉल्ड द डेथ फेज। ये डेथ फेज में क्या होता है कि जैसे जैसे लिमिटिंग फैक्टर की संख्या बढ़ती रहती है, लिमिटिंग फैक्टर का मतलब वो होता है कि वो फैक्टर विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ऐसा कोई भी फैक्टर जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए एसेंशियल हो। कुछ फैक्टर्स एसेंशियल होते हैं, कुछ फैक्टर्स नॉन एसेंशियल है ना। फॉर एग्जाम्पल लाइट इज नॉन एसेंशियल फैक्टर। मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ में अगर बैक्टीरिया फोटोबैक्टीरिया नहीं है तो बैक्टीरिया के डिवीजन के लिए लाइट इज अ नॉन लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बैक्टीरिया ऑक्सी बैक्टीरिया है जिसको भी अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, देन ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग फैक्टर। यानी वो फैक्टर जो कि उसके ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, जिसके बिना ग्रोथ नहीं कर सकता है। तो जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रोथ करता रहता है वैसे वैसे लिमिटिंग फैक्टर्स जो होते हैं उनकी संख्या कम होने लगती है। ठीक है ना। या जो लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटिंग फैक्टर्स की कमी होने लगती है। ठीक, दे बिकम इंटेंसिफाई एंड सेल बिगिन टू डाई इन एक्सपोनेंशियल नंबर। अब तक जो ग्रोथ हो रही थी बैक्टीरिया में, यानी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा था, अब क्या हुआ कि नंबर ऑफ सेल्स की संख्या कम होना शुरू होती है। संख्या जितनी इनिशियल थी उससे कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि अब न न्यूट्रिएंट बचा, न्यूट्रिएंट की संख्या खत्म हो गई। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनकी संख्या बढ़ती जा रही। क्यों? क्योंकि जो लिविंग सेल्स हैं वो तो मेटाबॉलिज्म कर ही रही हैं। लिविंग सेल्स में नई सेल बनाने की क्षमता खत्म हो गई, प्लस चूंकि वो लिविंग कंडीशन में मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेंगी ही, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगी ही, जो लिमिटिंग फैक्टर्स है उसे कंज्यूम करेंगी ही करेंगी, तो उनके जो अब तक सर्वाइवल के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे वो भी कम होने लगेंगे। यानी ऑक्सीजन भी कम होने लग गया, तो अब सेल जो है हाइपोक्सिया से मरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो क्या होगा कि नंबर ऑफ द सेल्स इट विल स्टार्ट ग्रोइंग डाउन, नीचे की तरफ बढ़ना लगेगा। यानी सेल्स में डेथ की संख्या बढ़ जाएगी और नई सेल बनेगी नहीं। नतीजा क्या होगा कि सेल जो ग्रोथ हो जाएगा वो डाउनवर्ड्स हो जाएगा। ग्रोथ कैसे जा रहा है? अब डाउनवर्ड्स जा रहा है। यानी समय के बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ सेल्स कम होती चली जा रही है। ठीक, अब ये डिपेंड करेगा कि कितनी तेजी से ग्रोथ फेज आता है या ग्रोथ फेज स्टीप कितना है। ग्रोथ फेज ऐसे भी हो सकता है, ग्रोथ फेज ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसे ग्रोथ फेज अगर हो रहा है इसका मतलब कि ग्रोथ फेज काफी तेजी से हो रहा है, नंबर ऑफ द सेल्स बहुत तेजी से डेथ हो रही है। ये मॉडरेट ग्रोथ फेज है और ये जो है लो ग्रोथ फेज है। यानी कि सेल की डेथ तो हो रही है बट स्लो टाइम में, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग स्लो डेथ हो रही है। डिपेंड करेगा कि टॉक्सिन्स कितना प्रोड्यूस है या बैक्टीरिया कितना रेजिस्टेंट है। तो अगर रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है तो ग्रोथ जो कर्व आएगा डेथ फेज का वो कंपैरेटिवली स्लो होगा, है ना। उसमें जो स्लोप होगा वो जेंटल स्लोप होगा। और अगर बैक्टीरिया रेजिस्टेंट नहीं है तो स्टीप स्लोप होगा, बहुत तेज स्लोप आएगा उसमें, जो कि अगर बैक्टीरिया रेजिस्टेंट नहीं है तो।
तो इस तरीके से बैक्टीरिया में 4 अलग अलग तरीके के हमें जो है ग्रोथ फेज दिखाई देते हैं। ठीक, तो दिस इज टुडेज टॉपिक। अब इसमें आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।